Hello everyone, I'm Dr. Pragati Saxena and welcome in your channel Pragati's Home Science Study Lab. ओके तो अभी तक हमने जो बात करी वो सिलेबस की बात करी। हमने एमए फर्स्ट सेमेस्टर को डिस्कस किया और एमए थर्ड सेमेस्टर को डिस्कस किया। एग्जाम टाइम है, मैं आपको इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में आपके कवर किए जा सकते हैं तो कोशिश करूंगी कि वो आप तक पहुंच जाएं। तो स्टार्टिंग जो मैं कर रही हूँ वो एमए फर्स्ट सेम के से स्टार्ट कर रही हूँ। तो इसमें जो आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो कि एग्जाम में आने की जिनकी प्रोबेबिलिटीज ज़्यादा है तो मैं वो आपको टॉपिक आपके साथ डिस्कस करूंगी वन बाय वन करके वीडियोस में। तो स्टे ट्यून, लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं अपना जो फर्स्ट पेपर है एमए फर्स्ट सेम का, वो है डाइटरी न्यूट्रिएंट्स इन फूड। तो जो इसमें हमने सिलेबस डिस्कस किया था, जो पहली यूनिट है आपकी वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए क्योंकि उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हैं और उनका इंट्रो है। इंट्रो से मतलब उनका उनके फंक्शंस, उनकी रिक्वायरमेंट और उनके सोर्सेज, इनके बारे में आपने इसमें बताना है। ठीक है, जो मेन पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करूंगी ताकि वो आपको एग्जाम में हेल्प कर सके। टॉपिक समझते हैं कि आहारीय पोषक तत्व क्या हैं। तो मैंने आहारीय पोषक तत्व वो तत्व होते हैं जो हमारे विकास में, हमारे शरीर के विकास में सहायक होते हैं। इनकी एक निश्चित मात्रा हमको चाहिए होती है। उस निश्चित मात्रा में यदि हम इन पोषक तत्वों को प्राप्त करते हैं प्रतिदिन, तो हमारा जो विकास होता है वो एक कहते हैं सुदृढ़ विकास संभव हो पाता है। चाहे वो कोई भी विकास हो, हमारा शारीरिक विकास हो, हमारा मानसिक विकास हो, सारे विकास जो हमारे पोषक तत्वों पर आधारित होते हैं। तो जो आपके इसमें बात की गई है पोषक तत्वों की, तो जो मुख्य तौर पे पोषक तत्वों को दो भागों में बांटा गया है। पहला जो है वो है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और दूसरा है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को हिंदी में कहते हैं बृहद पोषक तत्व और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को कहते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व। तो जो बृहद पोषक तत्व हैं उनकी हमारे शरीर में आवश्यकता अधिक मात्रा में होती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इनकी मात्रा हमको ज्यादा चाहिए होती है। जबकि जो आपके सूक्ष्म पोषक तत्व हैं इनकी मात्रा हमारे शरीर में कम मात्रा में चाहिए होती है, मतलब मिलीग्राम्स में इनकी हमें आवश्यकता होती है, जैसे विटामिन और खनिज लवण। इसके अलावा जो एक और पोषक तत्वों की श्रेणी में आता है वो जल है, जो हमारे पूरे शरीर को नरिश करता है और एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में 70 to 72% जो है पानी है, तो ये जल हमारे जीवन के लिए एक कहते हैं ना जीव सत्व का काम करता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपके पोषक तत्व हो गए वो 6 हो गए हैं। कार्बो पोषक तत्वों के कार्यों के बारे में कि जो विभिन्न पोषक तत्व हैं उनके क्या-क्या कार्य हैं। तो जो सबसे पहला पोषक तत्व है वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है आपके शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। तो जो भी हम कार्बोहाइड्रेट के तौर पे खाते हैं उससे हमको एनर्जी की प्राप्ति होती है और यही एनर्जी हमको काम करने में जो है वो मदद करती है। चाहे वो ऐच्छिक क्रियाएँ हों हमारी जो हम दिन भर अपने मन से करते हों, चाहे वो अनैच्छिक क्रियाएँ हैं जो हमारा शरीर रात में हमारे सोने के बाद भी क्रियाएँ करता है और दिन भर इंटरनल कुछ ना कुछ आपके शरीर में अंदर चलता रहता है। ऑब्वियसली हार्ट जो है वो 24 घंटे धड़कता रहता है और आपका ब्लड सर्कुलेशन सब चलता रहता है। तो ये सारी जो क्रियाएँ हो रही हैं, इनके लिए जो ऊर्जा चाहिए होती है वो हमको यही कार्बोहाइड्रेट के द्वारा प्राप्त होती है। नेक्स्ट है आपका प्रोटीन। तो प्रोटीन का जो हमारे शरीर में काम होता है वो होता है शरीर का निर्माण करना और होता है शरीर की जो टूट-फूट हो रही है अंदर सेल्स की, उनकी मरम्मत करना। मैंने पहले भी बताया कि जो प्रोटीन है वो आपका अ, निर्माणात्मक तत्व है, जिससे हमारा पूरा शरीर यानी कि जो सेल है वो प्रोटीन की बनी हुई है, तो हमारा पूरा शरीर किसका बना हुआ है? सेल का बना हुआ है। सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से हमारा पूरा शरीर बना हुआ है। तो हर एक चीज़ टॉप टू बॉटम हमारा जो है वो किसका बना हुआ है? प्रोटीन का बना हुआ है। हमारे बाल, नाखून सब में प्रोटीन है। तो जो प्रोटीन है वो अ, हमारे शरीर के निर्माण के लिए बेहद ज़रूरी तत्व है और जो हमारे अंदर टूट-फूट हो रही होती है, अंदर-बाहर जहाँ जैसे चोट लग जाती है हमें और फिर वो धीरे-धीरे अपने आप रिकवर हो जाती है, तो ये किसकी वजह से होती है? प्रोटीन की वजह से होती है। सेल डेड होने लगती हैं और फिर वहीं पे नई सेल्स का निर्माण होता है या सेल्स की जो टूट-फूट हो रही होती है, तो उनकी मरम्मत होना। तो ये सारी चीज़ें कौन करता है? प्रोटीन का काम है ये। आपका नेक्स्ट है वसा। वसा यानी कि आपका लिपिड या फैट, तो फैट का भी काम क्या है? ऊर्जा देना, ठीक है? और ये ऊर्जा का भंडार है। ऊर्जा का भंडार जैसे कार्बोहाइड्रेट जो होता है उस 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट अगर हम लेते हैं, तो हमको 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी की ऊर्जा की प्राप्ति होती है। वहीं अगर 1 ग्राम फैट लेने पर हमको 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है? तो यानी कि ये वसा जो है वो ऊर्जा का भंडार है। मतलब अगर हम थोड़ा-सा भी फैट लेंगे तो हमको काफ़ी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो और साथ ही साथ ये और एक काम करता है कि शरीर के कार्यों के लिए भी महत्वपूर्ण होता है।
विटामिन का कार्य है हमारे शरीर के विभिन्न कार्यों के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व के तौर पर ये काम करता है। आँखों के लिए विटामिन ए की आवश्यकता होती है, स्किन के लिए विटामिन सी की आवश्यकता होती है, हड्डियों के लिए विटामिन डी की आवश्यकता होती है। तो इस तरीके से प्रेगनेंसी के लिए विटामिन ई की ज़रूरत होती है। इस तरीके से हमारे कई सारे जो हैं विटामिन्स कार्य करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो खनिज लवण। खनिज लवण भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि हड्डियों के लिए कैल्शियम है, फास्फोरस है, इसकी आवश्यकता होती है। रक्त के लिए आपका आयरन है, इसकी आवश्यकता होती है। तो विभिन्न खनिज लवणों की हमें हमारे शरीर में जो विभिन्न क्रियाएं हो रही होती हैं उनमें आवश्यकता पड़ती है। जल, जो हमने सिक्स आपके न्यूट्रिएंट की बात करी थी, वो जल है। जल जो है वो शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। बॉडी का एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो एक शरीर का नॉर्मल तापक्रम होता है, और इस तापक्रम को बनाए रखने के लिए जो हमारा जल है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो ये और जो पोषक तत्व हैं हमारे शरीर में, ये सारे इनके परिवहन में यानी इनके ट्रांसपोर्टेशन में भी जो है जल मदद करता है। तो ये तो आपके हो गए सभी पोषक तत्वों के एक जनरल कार्य कि उनका मेन कार्य क्या है। अब हम एक-एक करके हर पोषक तत्व को समझेंगे, उनके कार्यों को, उनकी आवश्यकताओं को और उनके प्राप्ति के स्रोतों को। तो शुरुआत करते हैं हम। पहला पोषक तत्व हमारा कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट का जो मुख्य कार्य है वो हमारे शरीर में ऊर्जा देना है। और ये जो ऊर्जा होती है, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो 1 ग्राम अगर हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो उस 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में हमको 4 किलो कैलोरी की प्राप्ति होती है। इसी के साथ-साथ कार्बोहाइड्रेट में ऊर्जा प्रदान करना हो ही गया। प्रोटीन को ऊर्जा में बदलने से रोकता है। अब प्रोटीन का कार्य क्या था कि शरीर का निर्माण करना और टूट-फूट की मरम्मत करना। पर कुछ स्थितियाँ ऐसी आ जाती हैं जहाँ पर व्यक्ति के डाइट से कार्बोहाइड्रेट और फैट को कट करना पड़ता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि जब कार्बोहाइड्रेट और फैट व्यक्ति को नहीं मिलता है, तो प्रोटीन ही जो है वहाँ पे जो उसका काम है बिल्डिंग का, वो तो वो कर ही रही है। साथ ही साथ उसको ऊर्जा देने का भी काम करना शुरू करना पड़ता है। ठीक है? तो ऐसे में क्या होता है कि प्रोटीन को काम ज़्यादा करना पड़ता है, यानी कि वो ऊर्जा भी देता है और साथ ही साथ जो सेल्स की टूट-फूट हो रही है या नए सेल्स का निर्माण हो रहा है, उसको वो भी करना पड़ता है। तो उसका काम बढ़ जाता है, यानी कि प्रोटीन ज़्यादा बढ़ाना पड़ता है। पर यहाँ पे अगर हम बात करें कि कार्बोहाइड्रेट जो है उसके इस काम को यानी कि ऊर्जा देने वाले काम को रोक देता है कि तुम्हारा जो काम है तुम वो करो, बाकी मैं सँभाल लूँगा। यानी कि कार्बोहाइड्रेट का क्या काम है? ऊर्जा देना, तो वो अपना काम करता है जिससे कि प्रोटीन अपना पूरा काम कर पाता है। यानी कि जो उसका काम है वो प्रोटीन अपना देखता है। नेक्स्ट है आपका पाचन तंत्र को स्वस्थ रखना। अब पाचन तंत्र को कार्बोहाइड्रेट कैसे स्वस्थ रखता है? जो हमारा गट हेल्थ है वो काफ़ी कुछ कार्बोहाइड्रेट पे डिपेंड करता है। जैसे जो गुड बैक्टीरियाज़ होते हैं, उनका फूड होता है ये कार्बोहाइड्रेट। तो जब गुड बैक्टीरियाज़ अच्छे से डेवलप होंगे हमारे गट में, तो हमारा जो पाचन तंत्र है वो स्वस्थ रहेगा। और इसी के साथ-साथ जो आपका फाइबर, जो मैंने बात की थी स्टार्टिंग में, जो फाइबर होता है यानी कि रेशा होता है, वो एक तरीके का कार्बोज़ ही होता है। तो ये क्या काम करता है? ये किसी तरीके का पोषण नहीं देता हमको, बट हमारी जो गट हेल्थ होती है, यानी कि जो हमारा पाचन तंत्र होता है, उसको स्वस्थ रखने का काम करता है। वो कैसे? जो हमारे शरीर से वेस्टेज होता है, उसको बाइंड करके हमारे शरीर से बाहर निकालने में हेल्प करता है। तो इसीलिए जो हमारा पाचन तंत्र है वो कार्बोहाइड्रेट के की वजह से स्वस्थ रहता है। नेक्स्ट है आपका रक्त शर्करा को नियंत्रित करना। अ, रक्त शर्करा को नियंत्रित करने से तात्पर्य यहाँ पे ये है कि जो कार्बोहाइड्रेट है इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो है ग्लूकोज, और ग्लूकोज का काम होता है शरीर को ऊर्जा देना। तो जब ये और ये कैसे पहुँचता है? जब हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो जो जब वो सारे फॉर्म से होते हुए सिम्प्लीएस्ट फॉर्म में टूटता है यानी ग्लूकोज़ में टूटता है, तो ये ग्लूकोज़ रक्त में मिलकर सारी सेल्स तक जाता है और उनको ऊर्जा प्रदान करता है। तो और एक्स्ट्रा ग्लूकोज़ होता है उसको ग्लाइकोजन में चेंज करके यकृत में इकट्ठा कर देता है, स्टोर कर देता है ग्लाइकोजन फॉर्म में, और ये कौन करता है? इंसुलिन करता है, ठीक है? तो इसकी वजह से पूरे ब्लड में जो रक्त शर्करा है उसका लेवल ठीक बना रहता है। हमारे शरीर को जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उतनी प्राप्त होती रहती है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है इसी में आवश्यकता। अब ग्लूकोज़ की कितनी आवश्यकता होती है? अच्छा, ये चीज़ कोई भी पोषक तत्व है, उसकी जो आवश्यकता है वो पर्टिकुलर जो डिपेंड करती है वो व्यक्ति की उम्र पे डिपेंड करती है, जेंडर पे डिपेंड करती है कि वो मेल है कि फीमेल है, उसके वज़न पे डिपेंड करती है और उसके जो शारीरिक गतिविधियाँ हैं, उसके स्तर पर डिपेंड करती है। अब शारीरिक गतिविधियों से क्या मतलब है? शारीरिक गतिविधियाँ 3 तरीके की होती हैं, 3 तरीके की हम एक्टिविटीज़ हैं, उनको लेते हैं। एक आपकी हेवी एक्टिविटीज़, एक
मॉडरेट एक्टिविटीज और एक सेडेंटरी एक्टिविटीज। तो जो हैवी एक्टिविटीज होती हैं उसमें आते हैं वो लोग जो बहुत ज्यादा फिजिकल वर्क करते हैं, जैसे मजदूर हैं, रिक्शा चालक हैं, किसान हैं, तो ये फिजिकल वर्क बहुत ज्यादा करते हैं, तो ये दूसरा आपका मॉडरेट। मॉडरेट में जिसमें मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके की क्रियाएं समान तौर पे की जाती हैं, जैसे घर की महिलाएं जो घरेलू कार्य भी करती हैं, जिसमें फिजिकल वर्क भी होता है और मेंटली वर्क भी करती हैं। इसके साथ जब सेडेंटरी एक्टिविटीज की बात करते हैं तो इसमें वो लोग आते हैं जो सिर्फ मेंटली वर्क ज्यादा करते हैं, एक जगह बैठकर ऑफिस वर्क जिसे हम कहते हैं कि वो ज्यादा करते हैं, तो वो सेडेंटरी वर्कर्स में आते हैं। तो हर किसी का तीनों का जो है वो एनर्जी रिक्वायरमेंट अलग अलग होता है। जो फिजिकल वर्क ज्यादा करेगा उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, जो फिजिकल वर्क कम करेगा उसको कम एनर्जी चाहिए होगी, और उसी हिसाब से इस एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। अब जो बात कही गई है कि पर डे कितना कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए एक वयस्क व्यक्ति के लिए, तो जो आरडीए के अकॉर्डिंग बताया गया है वो 200 से 300 ग्राम कार्बोहाइड्रेट पर डे आवश्यक होता है। अच्छा, ये जो होता है वो टोटल जो हमारी कैलोरीज होती हैं, जो दिन भर में हम कैलोरी लेते हैं, जो आरडीए के द्वारा प्रिस्क्राइब की गई है, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को 2200 कैलोरी पूरे दिन भर में कंज्यूम करनी है, तो उसका 45 टू 65% ये भी वेरिएट करता है, जो ऊपर फैक्टर्स दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग, जो सारे फैक्टर्स दिए गए हैं इनके अकॉर्डिंग वेरिएट करता है। तो 45 टू 65% जो है उसकी जो ऊर्जा है वो किससे निकलनी चाहिए? कार्बोहाइड्रेट से निकलनी चाहिए। ठीक है। अब बात करें बाकियों की, तो वयस्क की तो मैंने पुरुष की बता दी, वयस्क महिला की, एडल्ट वुमेन की 200 टू 250 ग्राम प्रति डे, गर्भवती महिला की 250 से 300 ग्राम पर डे, स्तनपान कराने वाली महिलाओं की 300 350 ग्राम पर डे, बच्चों का किशोरों के लिए 130 टू 200 ग्राम पर डे। तो इतना पर डे व्यक्ति को लेना है कार्बोहाइड्रेट। अब बात करते हैं प्राप्ति के स्रोत की। तो कार्बोहाइड्रेट की जो प्राप्ति है वो मुख्यतः आपकी वनस्पति जगत से है। तो वनस्पति जगत में सबसे पहले अगर हम फलों की बात करें तो आम है, केला है, सेब है, अंगूर है, संतरा है, तो इनसे हमें कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है। सब्जियों में जो जितनी जड़ वाली सब्जियां होती हैं उन सब में कार्बोहाइड्रेट जो है अधिक मात्रा में पाया जाता है। जैसे आलू, शकरकंद, पालक, इसके अलावा मेथी में भी जो है वो चूंकि फाइबर है तो इसलिए इसको इसमें रखा गया है। पालक है, पालक में भी फाइबर है, इस वजह से इसको इसमें रखा गया है। अब बात करते हैं साबुत अनाज की, तो गेहूं, चावल, जौ, बाजरा, मक्का, ये सारे आपके जितने भी साबुत अनाज है सब में जो है वो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अच्छे से पाई जाती है। नेक्स्ट है दालें, दालों में चना, मसूर, मूंग, उड़द, राजमा और भी हैं, तो ये सारी चीजें मतलब ये सभी में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है। आपका अनाज के उत्पाद जैसे कि ब्रेड है, पास्ता है, नूडल है, बिस्किट है, इन सब में जो है कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है। दूध, दूध से बने पदार्थ, मीठे पदार्थ, चीनी, गुड़, शक्कर, जैम, जितना स्वीट है सब में कार्बोहाइड्रेट होता है, क्योंकि शुगर होती है, शुगर में ग्लूकोज होता है, और ग्लूकोज, सुक्रोज, ये सब जो है कार्बोहाइड्रेट के ही फॉर्म है, तो ये कार्बोहाइड्रेट इसमें पाया जाता है। ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं प्रोटीन की। तो प्रोटीन के जो मुख्य कार्य हैं, प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना हमारे शरीर का निर्माण संभव ही नहीं है। तो सबसे पहला इसका काम है मांसपेशियों का निर्माण और उसकी मरम्मत। हमारा पूरा सेल जो है वो किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है। प्रोटीन सेल से ही हमारी मांसपेशियों का निर्माण होता है, तो जो है मांसपेशियों के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है, इनकी मरम्मत के लिए और इनके निर्माण के लिए। नेक्स्ट है आपका एंजाइम और हार्मोन्स का निर्माण। जितने भी एंजाइम्स हैं आपकी बॉडी में, जितने भी हार्मोन्स हैं आपकी बॉडी में, सब का जो मेन इंग्रेडिएंट कह लीजिए या मेन साथ कह लीजिए, जो मेन पदार्थ है जिससे वो बने हुए हैं, वो क्या है? प्रोटीन है। तो प्रोटीन से ही सारे एंजाइम और हार्मोन्स का निर्माण होता है, और ये जितने एंजाइम्स और आपके हार्मोन्स हैं ये आपके पूरे शरीर की जितनी भी क्रियाएं हैं सबको रेगुलेट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो प्रोटीन जो है वो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। हमारी व्हाइट ब्लड सेल्स हैं वो प्रोटीन से बनती हैं, तो ऑब्वियसली उनका काम ही यही है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए ही व्हाइट ब्लड सेल्स हमारी जानी जाती हैं, तो उनका निर्माण प्रोटीन से होता है, तो प्रोटीन जो है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता में हेल्प करता है। ऊर्जा का स्रोत, अब ऊर्जा का स्रोत बिल्कुल 1 ग्राम प्रोटीन से हमको 4 किलो कैलोरी की प्राप्ति होती है। जितनी कार्बोहाइड्रेट में होती है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमको 4 किलो कैलोरी होती है, ऐसे ही प्रोटीन को की भी प्राप्ति हमारी 1 ग्राम से 4 किलो कैलोरी ही होती है। इसके बाद त्वचा व बालों के स्वास्थ्य के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। हमारी स्किन के लिए प्रोटीन आवश्यक है, हमारे बालों के लिए भी, क्योंकि स्किन का भी निर्माण प्रोटीन से हुआ है, बालों का भी निर्माण प्रोटीन से हुआ है।
तो इसके लिए नेक्स्ट है हड्डियों का निर्माण और मरम्मत। हड्डियों का निर्माण और मरम्मत के लिए प्रोटीन आवश्यक है। तो जो हमारी हड्डियां हैं उनका जो ढांचा बनता है वो प्रोटीन का बना होता है। अस्थि मज्जा है वो प्रोटीन का बना होता है। तो जो इस प्रोटीन पे ही कैल्शियम और आपका फास्फोरस ये बाइंड होकर उसको मजबूत बनाने का काम करता है। तो प्रोटीन जो है वो फिर वही निर्माण का काम करता है और मरम्मत का काम करता है। नेक्स्ट है आपका आवश्यकता। तो इसकी भी जो कारक हैं कि किन-किन आधार पर होना चाहिए प्रोटीन की आवश्यकता, वो आपकी एज, जेंडर, वेट और आपकी जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं उनके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। अब एक वयस्क व्यक्ति को दिन भर में कितना लेना चाहिए? 0.8 से 1 ग्राम प्रोटीन पर किलोग्राम वजन के हिसाब से। मतलब अगर किसी व्यक्ति का 70 ग्राम वेट है, तो उसको कितना प्रोटीन चाहिए होगा? अगर वो 1 ग्राम प्रोटीन अगर प्रति किलोग्राम के हिसाब से है, तो उसको 70 ग्राम प्रोटीन पर डे लेना होगा। तो एक वयस्क पुरुष के लिए कितना हो गया? 56 टू 70 ग्राम पर डे। वयस्क महिला के लिए हो गया 46 टू 56 ग्राम प्रतिदिन। गर्भवती महिला के लिए हो गया 71 टू 100 ग्राम प्रतिदिन। स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए हो गया 71 टू 100 ग्राम प्रतिदिन। बच्चों और किशोरों के लिए हो गया 0.8 टू 12 ग्राम प्रतिदिन किलोग्राम वजन के हिसाब से। और एथलीट्स और शारीरिक रूप से जो सक्रिय लोग होते हैं, व्यक्ति होते हैं, उनके लिए 1.2 से 1.6 ग्राम प्रति किलोग्राम वजन के हिसाब से प्रतिदिन चाहिए होता है। अब देखो सादा जो एक नॉर्मल पर्सन था उसको केवल 1 ग्राम प्रोटीन पर किलोग्राम चाहिए था। अब यहाँ पे बढ़ गया, ठीक है? 0.2 से 0.6 उसमें इंक्रीज कर दिया गया। किसके लिए? जो फिजिकल एक्टिविटीज, जो एथलीट होते हैं या जो शारीरिक क्रियाएं ज्यादा करते हैं, जैसे वेट उठाना, वेट लिफ्टर्स होते हैं, तो इन सब के लिए प्रोटीन की मात्रा अधिक चाहिए होती है। नेक्स्ट है आपका प्रोटीन के स्रोत। एनिमल सोर्सेज भी हैं और आपके वेजिटेटिव सोर्सेज भी हैं। तो एनिमल सोर्सेज में जितना आपका मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स हैं वो सभी इसमें आते हैं। दूध, दूध से बने पदार्थ जितने हैं वो सब प्रोटीन के रिच सोर्सेज हैं। एग प्रोटीन का रिच सोर्स है। दालें, फलियां जितनी भी हैं, चना, मसूर, मूंग, उड़द, राजमा, सब में प्रोटीन की मात्रा अच्छे रूप में पाई जाती है। नट्स और जितने बीज हैं आपके, जैसे बादाम, अखरोट, पिस्ता, चिया सीड, अलसी के बीज, इन सब में प्रोटीन की मात्रा अच्छे से पाई जाती है। साबित अनाज जितना है उनमें भी प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। आपका सोया उत्पाद जितना है, चाहे वो सोया मिल्क हो, टोफू हो, सोया चंक्स हो, इन सब में प्रोटीन की मात्रा अच्छे से पाई जाती है। जैसे एनिमल सोर्सेज में तो प्रोटीन एक कहते हैं ना उच्च कोटि का प्रोटीन होता है, यानी कि अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन होता है जिसमें सारे इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं वो पाए जाते हैं। पर जो वेजिटेरियंस हैं उनके लिए जो एक कहते हैं ना अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन जो है वो सोयाबीन है। तो इसमें प्रोटीन की मात्रा सबसे अच्छी क्वालिटी में पाई जाती है। तो यहाँ पे प्रोटीन डन हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं हम फैट की या लिपिड या वसा। ये तीनों एक ही चीजें हैं। वसा का जो मुख्य कार्य है वो है ऊर्जा प्रदान करना, विटामिन का अवशोषण करना। अब ऊर्जा प्रदान करना सबसे पहला, मैंने पहले भी बताया कि 1 ग्राम फैट से हमको 9 किलो कैलोरी की प्राप्ति होती है, यानी कि सबसे ज्यादा ऊर्जा हमको जो देता है वो फैट देता है, यानी इसकी मात्रा इसी कारण इसकी मात्रा जो है हमें बहुत कम आवश्यक होती है। विटामिन का अवशोषण में ये हेल्प करता है। विटामिन के अवशोषण से मतलब जो कुछ विटामिन होते हैं जो वाटर सॉल्युबल होते हैं और कुछ विटामिन होते हैं जो फैट सॉल्युबल होते हैं। जैसे ए, डी, ई के जो विटामिन है वो फैट सॉल्युबल होता है। तो हमारे शरीर में अगर वसा की कमी होगी तो हमको ये जो विटामिन है वो अवशोषित करने में प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए विटामिन के अवशोषण में हेल्प करते हैं। हार्मोन्स के निर्माण में जो है फैट अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तंत्रिका तंत्र जो है उसको स्वस्थ रखने का कार्य फैट करता है। त्वचा और बालों के स्वास्थ्य के लिए भी फैट आवश्यक होता है। शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करने के लिए फैट की आवश्यकता होती है। हमारी जो बॉडी में स्किन जो होता है उसके नीचे की जो फैट की लेयर होती है वो हमारे टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देती है, मतलब रोक देती है। उसको जो तापक्रम को नियंत्रित रखने में वसा हेल्प करती है। और आंतरिक अंगों की सुरक्षा भी जो है वो फैट करती है। आंतरिक अंगों की सुरक्षा से मतलब जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो आपस में एक दूसरे से जो है वो सटे हुए से रहते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, अगर हमें कोई धचका वगैरह लगता है तो वो एक उनमें स्क्रैचेस ना आ जाएँ, तो इसके लिए जो फैट है उसकी एक अच्छी-सी लेयर पूरे ऑर्गन्स पे, हर ऑर्गन पे होती है ताकि वो आपस में चोट ना पहुँचाएँ। इसके बाद नेक्स्ट है आपका आवश्यकता। आवश्यकता से मतलब है ये भी, इसकी भी आवश्यकता जो है वो उन्हीं सारे फैक्टर्स पे निर्भर करती है, जैसे कि व्यक्ति की एज,
जेंडर, वजन, वेट, उसकी फिजिकल एक्टिविटीज। आमतौर पर जो एक वयस्क व्यक्ति है उसको कितनी दिन भर में ऊर्जा वसा से प्राप्त होनी चाहिए, वो 20 to 35% जो है वो ऊर्जा हमको फैट से मिलनी चाहिए, जो डे टोटल इन डे वो एनर्जी गेन कर रहा है। एक वयस्क व्यक्ति के लिए कितने ग्राम जो है वो फैट चाहिए होता है, 25 to 40 ग्राम। वयस्क महिला के लिए 20 to 30 ग्राम पर डे। एक गर्भवती महिला व स्तनपान कराने वाली महिला के लिए 30 ग्राम पर डे। बच्चों और किशोरों के लिए 15 to 25 ग्राम पर डे। इतनी हमको फैट की आवश्यकता पर डे पड़ती है। अब प्राप्ति के स्रोत क्या हैं? जितना आपका मीट और मीट प्रोडक्ट है उस सब में आपको अच्छा कहते हैं ना गुड सोर्स ऑफ फैट होता है। और दूध से बने पदार्थों में भी फैट की मात्रा पाई जाती है। नट्स और जितने आपके सीड्स हैं उन सब में बादाम, अलसी, अखरोट, पिस्ता, चिया सीड्स, इन सब में जो है वो क्या अच्छी गुड गुड सोर्स ऑफ फैट होता है और गुड क्वालिटी का फैट होता है इसमें। घी, तेल में आपके फैट होता है, एवोकाडो, जैतून, इनमें भी फैट की मात्रा अच्छी उसमें पाई जाती है। और जितना आपका जो बेक्ड वाले जो प्रोडक्ट हैं, जैसे बिस्किट है, केक है, पेस्ट्री है, या फिर फ्राइड जो फूड आता है वो आपका, उन सब में जो है फैट की मात्रा पाई जाती है। बट इसका जो फैट होता है वो गुड फैट नहीं होता है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट बात करते हैं आपके विटामिन्स की। तो विटामिन्स के लिए जो जो विटामिन्स के मुख्य कार्य हैं, वो सबसे पहला है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। जैसे विटामिन सी, विटामिन ई जो है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। जैसे कोरोना आया था तब देखा था कि विटामिन सी ने कितना बढ़िया रोल प्ले किया था उस समय। तो जितना भी रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो विटामिन सी और विटामिन ई जो है वो हमें देता है। नेक्स्ट हमारा जो है वो हड्डियों का स्वास्थ्य जो बनाए रखने का काम होता है वो विटामिन डी का होता है और के का होता है। तो नसों का स्वास्थ्य, विटामिन बी 12 इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देखा है कि पैरों की नसें बहुत जल्दी जल्दी चढ़ने लगती हैं किसी की, और या फिर हाथ की नस चढ़ गई, बैक की नस चढ़ गई, कहीं की भी नस चढ़ जाती है। ये प्रॉब्लम बहुत बच्चों को होती है। तो ये विटामिन बी 12 की कमी की वजह से होती है। और अगर हम अपनी डाइट में बी 12 अच्छे से बढ़ा लें, या जितनी मात्रा उसकी चाहिए, रिक्वायरमेंट है, उसको अगर हम करते हैं, सही से लेते हैं, तो हम उस चीज से जो है निजात पा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका रक्त का स्वास्थ्य। तो रक्त जो है वो उसके निर्माण में भी विटामिन बी 12 और फॉलेट जो है वो रक्त के स्वास्थ्य के लिए, यानी रक्त के निर्माण में हेल्प करता है। ऊर्जा प्रदान करना, विटामिन बी जो है वो ऊर्जा प्रदान करने में मदद करता है। पर नेक्स्ट है आपका आंखों के स्वास्थ्य के लिए विटामिन ए रिस्पॉन्सिबल है। प्राप्ति के स्रोत विटामिन ए जो है, अब चूंकि यहाँ पे कई सारे विटामिन है, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, तो ये जितने विटामिन है सबके प्राप्ति के स्रोत अलग अलग होंगे। और कुछ ऐसा भी होगा जैसे मिल्क, एक सुपर फूड है जिसमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो विटामिन ए की अगर हम बात करें तो मीट है, फिश है, मिल्क है, फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स में आम, पपीता, संतरा, वेजिटेबल्स हैं, गाजर, शकरकंद, पालक, इन सब में विटामिन ए की मात्रा अच्छे से पाई जाती है। विटामिन बी की बात करें तो फिर से मीट है, मिल्क है, आपका ग्रेन्स हैं, जितने भी गेहूं, चावल, बाजरा, इनमें जो है विटामिन बी की मात्रा, फल है, सब्जियों में पालक, ब्रोकली, शिमला मिर्च, इसमें विटामिन बी की मात्रा अच्छे से पाई जाती है। विटामिन सी आपको पता होगा कि जितना भी सिट्रिक फूड होता है, खट्टे फल होते हैं, उन सब में जो है वो विटामिन सी की मात्रा अच्छे से पाई जाती है। इसके अलावा सब्जियों की बात करें तो शिमला मिर्च में, टमाटर में, ब्रोकली, और एक आपकी ग्रीन चिली यानी हरी मिर्च में भी विटामिन सी रिच मतलब अच्छी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पत्तेदार सब्जियों में पालक, मेथी, धनिया, इसमें विटामिन सी की मात्रा अच्छे से पाई जाती है। नेक्स्ट बात करें विटामिन डी की, तो मीट है, आपका मिल्क है, एग है, सूर्य की रोशनी है, ये विटामिन डी के अच्छे सोर्सेज हैं। विटामिन ई नट्स जितने आपके आते हैं, जितने आपके सीड्स हैं, बादाम, अखरोट, चिया सीड्स, जितना आपका ऑयल है, ऑयल यानी गुड फैट, इसमें सनफ्लावर ऑयल, अलसी का तेल, इनमें विटामिन ई की मात्रा अच्छे से पाई जाती है। सब्जियों में पालक, ब्रोकली, शिमला मिर्च, इसमें भी विटामिन ई पाया जाता है। विटामिन के, पत्तेदार सब्जियां, पालक, मेथी, धनिया। फलों में अगर हम बात करें तो केला, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, इनमें जो है विटामिन के अच्छे से पाया जाता है। मीट, दूध, दूध से बने उत्पाद, इन सब में विटामिन के की मात्रा अच्छे से पाई जाती है। अब बात, यहाँ पे विटामिन फिनिश होते हैं, अब बात करते हैं हम मिनरल्स की। मिनरल्स में जो है कई सारे खनिज पदार्थ होते हैं, जैसे कि हड्डियों के का स्वास्थ्य बनाने के लिए कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम रिस्पॉन्सिबल होता है। रक्त के लिए जो होता है वो आयरन रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट आपका नसों के स्वास्थ्य के लिए पोटेशियम और सोडियम जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है।
नेक्स्ट है मांसपेशियों का स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए कैल्शियम और मैग्नीशियम जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। हार्मोन्स का निर्माण करने के लिए आयोडीन थायराइड हार्मोन का निर्माण करने में हेल्प करता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए जिंक और सेलेनियम ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और ऊर्जा प्रदान करने के लिए मैग्नीशियम एंड पोटेशियम जो है वो ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। अगर हम इनके प्राप्ति के सोर्सेज की बात करें तो कैल्शियम कहाँ से प्राप्त होता है हमें? दूध, दूध से बने पदार्थ और मीट और आपकी जितनी सब्जियां हैं जिसमें ब्रोकली, पालक, शिमला मिर्च इसमें कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है। फलों में अगर हम बात करें तो संतरा है, नींबू है, अंगूर है, इनमें भी कैल्शियम की मात्रा कुछ पाई जाती है। फास्फोरस आपके मीट में, मिल्क में, आपका जितना अनाज है उसमें, आपकी सब्जियां, ब्रोकली, पालक, शिमला मिर्च इन सभी में फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है। मैग्नीशियम सब्जियां, फल, अनाज, गेहूँ, चावल, बाजरा, नट्स, सीड्स आपके बादाम, अखरोट, चिया सीड्स इन सब में आपका मैग्नीशियम पाया जाता है। पोटेशियम की बात करें अगर हम पोटेशियम जो है वो फल, केला, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी इसमें पाया जाता है। सब्जियों में पालक है, ब्रोकली है, शिमला मिर्च है, मांस में मटन, चिकन, फिश, अनाज में गेहूँ, चावल, बाजरा। सोडियम आपका नमक में पाया जाता है, मीट में पाया जाता है, सब्जियों में पाया जाता है। सब्जियों में पालक, ब्रोकली, शिमला मिर्च, अनाज में गेहूँ, चावल, बाजरा। आयरन आयरन जो है वो मीट में, सब्जियों में और अनाजों में और फलों में भी पाया जाता है। ज़िंक जो होती है वो मीट में, सब्जियों में, अनाजों में और नट्स में पाई जाती है। ऐसी आयोडीन जो है वो नमक में, आपकी कुछ सब्जियों में और मीट में और अनाजों में पाया जाता है। ओके, तो यहाँ पे आपका जो बेसिक है, जो फर्स्ट यूनिट है आपकी उसका बेसिक जो था वो मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। तो आई होप आपको समझ में आया हो और अगर इसके साथ-साथ आप जो है इसमें दिया नहीं गया है आपके सिलेबस में बट पूछ लिया जाता है जैसे टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, टाइप्स ऑफ प्रोटीन यानी कि अमीनो एसिड के टाइप्स और प्रोटीन के टाइप, फैट के टाइप्स ये सारी चीज़ें पूछ ली जाती हैं। तो आप इनको भी इंक्लूड कर सकते हैं अपने सिलेबस में पढ़ते समय। तो आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू सो मच। बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।